बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक जो है ये है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है ये मुख्तलिफ किस्मों के हैं। जिस तरह ये पहली है किस्म सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन जो है ये इंग्लिश का लफ्ज़ है। इसका मतलब ये होता है कि तबादला करना, एक ही जगह पर दूसरी चीज़ का आ जाना, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये एक मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखा है। इस मॉलिक्यूल का नाम आप जानते होंगे, इट इज़ मीथेन। और मीथेन की जो हाइड्रोजन है, अगर हम इसको यहाँ से हटाकर यहाँ क्लोरीन लगा दें, तो इट इज़ सब्स्टिट्यूशन। ये रिप्लेसमेंट है, ये H की जगह पर Cl आ गई है। और ये रिएक्शन जो है ये ईज़िली हो जाता है अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन को हैलोजन के साथ मिक्स करके यूवी लाइट उसके ऊपर डाली जाए, तो फिर इस तरह जो हैलोजेंस हैं ये उसकी हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करना शुरू कर देती हैं। और ये रिएक्शन जो है ये लगातार होता है। मतलब ये है कि अगर क्लोरीन यहाँ अवेलेबल होगी तो एक एच उतरेगी, तो उसके बाद Cl वहाँ आ जाएगा। अगर बाकी मज़ीद अगर क्लोरीन अवेलेबल है, तो बाकी हाइड्रोजन भी यहाँ से रिप्लेस हो सकती हैं। और इसका जो एंड प्रोडक्ट होगी इसकी, वो CCl4 बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस तरह इस रिएक्शन को जिस स्टेज पर आप चाहें इसको रोक सकते हैं। और रिएक्शन रोकने के लिए ये है कि यूवी लाइट को वहाँ से आप हटा दें, तो रिएक्शन रुक जाएगा। तो इस तरीके से जितनी रिप्लेसमेंट आप करना चाहें ईज़िली कर सकते हैं। तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन है। इस तरीके से तमाम रिएक्शन जो ये प्रोसीजर फ़ॉलो करेंगे, दे आर नोन एज़ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इस तरह ये एक रिएक्शन है, इसमें ये एल्काइल हैलाइड है, ये पार्ट जो है ये इथाइल है, और इसके साथ ये हैलोजन है जो कि ब्रोमीन है। तो अगर किसी भी एल्काइल हैलाइड को हम NaOH के साथ ट्रीट करें, तो NaOH का जो OH है, हाइड्रोक्सिल पार्ट, ये हैलोजन को रिप्लेस कर देता है। हैलोजन यहाँ से निकल जाएगी और उसकी जगह पर OH ग्रुप आ जाता है। तो इस तरह ये अल्कोहल बन जाती है। तो इस तरह जितने भी अल्काइल हैलाइड हैं, दे कैन बी कन्वर्टेड टू अल्कोहल्स बाय द सेम रिएक्शन। यानी इसी रिएक्शन से आप किसी भी अल्काइल हैलाइड को ले लें और उसका NaOH के साथ रिएक्शन करवाएँ, तो जिस जगह पर हैलोजन लगी होगी, वहाँ पर OH ग्रुप आ जाएगा। तो इस तरह ये जो नेक्स्ट रिएक्शन है, ये है एडिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के ज़रिए हम 2 मुख्तलिफ यानी जो रिएक्टेंट्स हैं, उनको मिलाकर फाइनली एक प्रोडक्ट बन जाती है। अच्छा ये देखें, ये ब्रोमीन है और ये अल्कीन है। तो अल्कीन में यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ब्रोमीन के जो 2 ये मॉलिक्यूल है, ये 2 एटमों में कन्वर्ट होकर हर कार्बन पर एक-एक एटम अटैच हो जाएगा। क्योंकि इस डबल बॉन्ड के टूटने से एक वैलेंसी इस कार्बन की खाली होगी और एक वैलेंसी दूसरी कार्बन की खाली हो जाएगी, और वहाँ पर ये हैलोजन के जो एटम हैं ये अटैच हो जाएँगे, बॉन्ड बना लेंगे ये। तो इस तरीके से ये जो अल्काइन्स हैं और अल्कीन्स हैं, ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। जिस जगह पर डबल बॉन्ड हो वहाँ पे आप एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं। इस तरह इसका ये जो राइट साइड पे मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ये एसिटाल्डिहाइड है। एसिटाल्डिहाइड में भी यहाँ पर एक डबल बॉन्ड मौजूद है कार्बन और ऑक्सीजन में, और इसमें हम अगर HCN डाल दें, हाइड्रोजन साइनाइड, तो जो H है ये O के साथ अटैच हो जाएगी, और जो साइनाइड है ये कार्बन के साथ अटैच होने के बाद ये एक नया मॉलिक्यूल बन जाता है जो कि दोनों के ऐड होने से बना है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शंस, जिसमें 2 मॉलिक्यूल मिलकर यानी एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो इस तरीके के हज़ारों रिएक्शंस हैं जो बड़े यूज़फुल प्रोडक्ट्स में हम उनको कन्वर्ट कर लेते हैं। कि जिस तरह ये ईथीन है, अगर हम इसको ईथीन के साथ ही ऐड कर दें, तो पॉलीथीन बन जाती है। ईथीन से और पॉलीथीन जो है ये आप शार्पनर्स के इस्तेमाल करते हैं, इसके बेशुमार आगे मज़ीद यूज़ेज़ हैं। और इसी रिएक्शन के ज़रिए हम बहुत सारी टेक्सटाइल की फिनिशेस बनाते हैं, और बहुत सारे जो यानी एडहेसिव्स हैं और फिक्सर्स हैं, पिगमेंट फिक्सर्स हैं, और इसके अलावा बेशुमार कंपाउंड ऐसे हैं जो टेक्सटाइल में इस्तेमाल होते हैं और वो इस रिएक्शन के ज़रिए बनते हैं।
तीसरा रिएक्शन जो है ये है एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें पिछले रिएक्शन का ये उल्ट है कि एक मॉलिक्यूल से कुछ एटम यहाँ से हट जाते हैं और उस जगह पर जहाँ से वो एटम निकले हैं वहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। एलिमिनेट का मतलब होता है कि रिमूव कर देना, एलिमिनेशन का मतलब है रिमूवल। तो यहाँ से ये जो ये हैलोजन के एटम है ये रिमूव हो रहे हैं और इनसे जो वैलेंसी खाली हो रही है वो कार्बन के एटम आपस में नया बॉन्ड जनरेट करके डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ये यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है ये जिंक की मदद से हो रहा है और जिंक ने हाइड्रोजन को यहाँ से उतार कर बना लिया है जिंक ब्रोमाइड। और अगर यहाँ पे क्लोरीन हो तो वो यानी उनके साथ भी यही रिएक्शन हो सकता है। यानी कोई भी हाइड्रोजन हो, आप उसमें जिंक डाल दें और उसको हीट करें तो जिंक हैलाइड बन जाएगा और जिस जगह से हाइड्रोजन उतरे हैं वहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। फिर ये चौथा रिएक्शन है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट में ये होता है कि ये जो एक मॉलिक्यूल है उसमें एटम जो हैं वो अपनी पोजीशन छोड़कर किसी और पोजीशन पर चले जाते हैं और आपस में एक नई अरेंजमेंट बना लेते हैं। और जो ही ये नई अरेंजमेंट बनाएंगे कुछ बॉन्ड टूट जाएंगे और कुछ नए बॉन्ड बन जाएंगे, तो फिर एक नया कंपाउंड बनेगा और वो जो नया कंपाउंड है उसकी नई प्रॉपर्टीज होंगी और वो उसके नए ही यूजेस होंगे। जिस तरह ये एक मॉलिक्यूल है इसमें नाइट्रोजन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ से N और हाइड्रोजन ये यहाँ से निकल कर इन दो कार्बनों के दरमियान आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये C और इस C के दरमियान में ये NH जब यहाँ पे शिफ्ट होता है तो ये अमाइड बन जाता है। ये जो ग्रुप है ये अमाइड ग्रुप है, अगर आपको याद हो C डबल बॉन्ड O और उसके साथ यहाँ पे NH2 था। और जब हमने ये फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे उसमें आपने ये अमाइड ग्रुप पढ़ा था। और अमाइड की जो NH2 है उस पर दो हाइड्रोजन जो हैं वो रिप्लेस होकर वहाँ भी हम मुख्तलिफ ग्रुप्स लगा सकते हैं। इस तरह सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स भी पॉसिबल होते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है, इट इज सब्स्टिट्यूटेड अमाइड और इसमें अमाइड की NH2 पर एक मिथाइल अटैच है। तो इस तरीके से ये चार तरह के ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं और इनकी मदद से हम बेशुमार नए कंपाउंड बनाते हैं जिनके मुख्तलिफ किस्मों के इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह मैंने पीछे आपको यहाँ बताया कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक ये एडिशन है और फिर एलिमिनेशन है और रीअरेंजमेंट है। तो इस हवाले से मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स देता हूँ टेक्सटाइल की, ताकि आपको इनका अच्छी तरह इनका इस्तेमाल समझ में आ जाए और आपको कोई इंटरेस्ट थोड़ी सी पैदा हो जाए। ये स्लाइड नजर आई है? यस सर। यस सर। इसमें यहाँ एक दरमियान में मॉलिक्यूल लिखा हुआ है और इसका नाम आप याद रखेंगे, ये आपके बहुत काम आएगा। ये है सैन्यूरिक क्लोराइड। टेक्सटाइल के हवाले से ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है। इसकी मदद से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं टेक्सटाइल की। अब एक देखें, इसमें एक रिंग है जिस तरह बेंजीन की रिंग होती है और अल्टरनेटिवली यहाँ पर नाइट्रोजन मौजूद है। नाइट्रोजन के बाद कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है। तो इसमें तीन नाइट्रोजन है और इसको हम कहते हैं ये ट्रायजीन रिंग है। ट्रायजीन ऐसा कहते हैं, AZA, ऐसा का मतलब होता है नाइट्रोजन। तो इसमें तीन नाइट्रोजन है इसलिए इसका नाम बन गया ट्रायजीन। और जो क्लोरीन है उसके साथ यानी ये जो कार्बन है इसके साथ क्लोरीन अटैच है। तो ये जो क्लोरीन यहाँ पर अटैच है ये बहुत रिएक्टिव है और इसको अगर आप किसी भी यानी NH2 के साथ या OH के साथ रिएक्ट करवाएं तो NH2 की जो हाइड्रोजन है वो Cl से मिलकर HCl बना लेती है और जो नाइट्रोजन है उसका बॉन्ड बराह रास्त इस कार्बन से बन जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर यहाँ पर ये NH2 मौजूद हो, NH3 अमोनिया, तो अमोनिया को मैं यूं लिखता हूँ इस तरह, ये NH3 है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये Cl से मिलकर ये HCl बना के यहाँ से निकल जाएगी।
और Cl की जगह पर ये NH2 आ जाएगा। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? जो हमने 4 रिएक्शन पढ़े हैं उनमें से कौन सा होगा ये? एलिमिनेशन। नहीं, रिप्लेसमेंट है। Cl की जगह पर NH2 आ रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, ठीक है ना? तो इसी तरह अगर किसी भी कंपाउंड के साथ कोई कंपाउंड है, ये कंपाउंड की मैं इस तरह की इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ एक स्क्वायर के साथ, और यहाँ पर आगे OH लगाओ, तो बिल्कुल सेम रिएक्शन होता है इसके साथ भी। ये जो H है ये Cl के साथ मिल जाएगी, और जो O है इसका बॉन्ड बन जाएगा इस C के साथ। इस तरह ये मॉलिक्यूल जो है ये C के साथ अटैच हो जाएगा। अब आप बता सकते हैं कि इसका अब टेक्सटाइल के साथ क्या लिंक है? कोई ज़हन में आई बात? लिंक ये है कि ये जो NH2 ग्रुप है ये यानी बेशुमार डाइज के ऊपर NH2 ग्रुप होता है। जिस तरह ये डाई मैंने दाईं तरफ एक बनाई है, ये एक डाई का मॉलिक्यूल है और टेक्सटाइल में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और इसके ऊपर ये NH2 ग्रुप है। अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज NH2 ग्रुप। आगे नजर? हेलो? यस सर, यस सर। जी सर। अब यही रिएक्शन जो है ये करेगा मॉलिक्यूल इसके साथ, सिनोरिक क्लोराइड के साथ, और ये रिएक्शन होने के बाद इस तरफ ये बॉन्ड बना हुआ है। अगर आप देखें तो ये देखें, ये है वो बॉन्ड जो नया जनरेट हुआ है। सिनोरिक क्लोराइड की Cl उतर गई और NH2 की हाइड्रोजन उतरने के बाद ये N और C के दरमियान नया बॉन्ड बना है। तो इस तरह ये सिनोरिक क्लोराइड का मॉलिक्यूल किस चीज के साथ अटैच हो गया? एक डाई के मॉलिक्यूल के साथ, और ये एक नई डाई बन गई है, इसका नाम है रिएक्टिव रेड 2। जितनी भी रिएक्टिव डाइज हैं जो आप टेक्सटाइल पे अप्लाई करते हैं उनके अंदर ये मॉलिक्यूल लाजमी होता है, ये वाला जो है जिसको हम सिनोरिक क्लोराइड कहते हैं। और किसी भी मॉलिक्यूल के साथ आप ये किसी डाई मॉलिक्यूल के साथ ये आप चीज़ ऐड कर दें सिनोरिक क्लोराइड की, तो वो डाई जो है वो रिएक्टिव हो जाती है। और रिएक्टिव का मतलब ये होता है कि अब इसने फैब्रिक के साथ केमिकल रिएक्शन करना है, और केमिकल रिएक्शन करके फिर वो फैब्रिक के साथ अटैच हो जाती है, और उससे फिर वो डाई उतरती नहीं है, वो फिक्स हो जाती है परमानेंटली। अब ये जो मैंने यहाँ पे नीचे मॉलिक्यूल लिखा है ये वाला जिसके साथ OH थी, इसका टेक्सटाइल के साथ क्या लिंक है कि जितने भी सेलुलोज है जिसको हम कॉटन कहते हैं उसके ऊपर OH ग्रुप्स होते हैं। मैंने आपसे पहले एक दिन कहा था कि आप कॉटन का स्ट्रक्चर जाके देखें, उसमें सेलुलोज की चेन्स होती हैं, और हर सेलुलोज के मॉलिक्यूल उसमें ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं और उनके ऊपर OH ग्रुप्स होते हैं। इस तरह आप ये समझ लें कि कॉटन की सरफेस के ऊपर इस तरह के OH ग्रुप्स होते हैं। अब यही रिएक्टिव रेड 2 का जब आप रिएक्शन कराएंगे कॉटन के साथ, तो ये वाला रिएक्शन वहाँ पे होगा जिसमें जो OH ग्रुप है कॉटन का वो इस Cl के साथ मिलकर वहाँ से ये उतर जाएगा, और कॉटन की जो ऑक्सीजन है ये इस C के साथ बॉन्ड बना लेगी जो कि सिनोरिक क्लोराइड की C है। तो इस तरह ये जो जितनी रिएक्टिव डाइज हैं ये बड़े इजीली यानी कॉटन के साथ रिएक्शन करती हैं और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर परमानेंटली फिक्स हो जाती हैं। तो इसी तरीके से अगर आप सिनोरिक क्लोराइड के ये Cl जो है इसके साथ आप कोई और मॉलिक्यूल अटैच कर लें, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक मिसाल लिखता हूँ। आप बता सकते हैं ये मैंने क्या चीज बनाई है? ये कौन सा मॉलिक्यूल है अभी? 10 वाला केन है और उसके साथ अमाइन ग्रुप है। हाँ यस, ये अल्काइल अमीन है, और इस अल्काइल अमाइन को अगर आप सिनोरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो उसी तरीके से रिएक्शन होगा जिस तरह डाई का इसके साथ हुआ है। तो यहाँ पर इस जगह पर सिनोरिक क्लोराइड आ जाएगी और एक H यहाँ से उतर जाएगी, और इसके साथ ये लग जाएगी Cl। अब मैं यहाँ बनाऊंगा ना तो देर लग जानी है, मैं इसको इसी तरह शो कर देता हूँ। यस सर। यहाँ पे Cl है, एक Cl जो है यहाँ पर है,
और यहाँ पर नाइट्रोजन है। इस जगह पे ना मैं यहाँ पे दायरा लगा देता हूँ, ये जिस जगह मैंने दायरा लगाया है यहाँ पे नाइट्रोजन है। अब आप बताएं कि ये किस तरह का मॉलिक्यूल बन गया। ये वही मॉलिक्यूल बन गया जिस तरह ये डाई का मॉलिक्यूल है। डाई की बजाय अब यहाँ पे ये अल्काइल पार्ट है। तो अगर आप इस मॉलिक्यूल को लेकर कॉटन के साथ ट्रीट कर दें तो कॉटन में नई प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। कॉटन का जो मॉलिक्यूल है, कॉटन की जो सेलुलोज चेन है, उसकी सरफेस चेंज हो जाएगी। तो कौन सी चेन आपने अटैच कर दी है कॉटन के साथ? ये कौन सी चेन है वाला? ये वाली डिकेन। ये अल्काइल चेन है। और अल्काइल चेन कैसी होती है? ये पोलर होती है या नॉन पोलर होती है? नॉन पोलर। नॉन पोलर, वेरी गुड, शाबाश। ये नॉन पोलर होती है। और आपने ये पढ़ा था कि जो OH ग्रुप है वो कैसा होता है? वो पोलर होता है सर। पोलर होता है। पोलर होता है। अब कॉटन की सरफेस के ऊपर अगर OH ग्रुप हो तो कॉटन की जो सरफेस है वो पोलर होती है और पानी को बड़ी तेजी के साथ वो अब्जॉर्ब कर लेती है और फिर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर जल्दी कॉटन सूखती नहीं है, उसको आपको इस्त्री करनी पड़ती है या धूप में लटकाना पड़ता है। तो अगर आप कॉटन की सरफेस के ऊपर ये अल्काइल चेन वाले मॉलिक्यूल लगा दें तो कॉटन की जो सरफेस की नेचर है पोलैरिटी वाली, वो नॉन पोलर में कन्वर्ट हो जाएगी और उसकी सरफेस पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ जाएंगे। आप बताएं कि वाटर के साथ इसका क्या बिहेवियर होगा भला? कॉटन की सरफेस का बिहेवियर रिपल्शन होगी सर। वाटर के साथ ये होगा कि वो हाइड्रोफोबिक हो जाएगी, उसकी सरफेस जो है वो वाटर रिपेलेंट हो जाएगी और आप पानी के कतरे उसके ऊपर डालेंगे, उसमें एब्जॉर्ब नहीं होंगे। वो कतरे उसी तरह वहाँ रोल करते रहेंगे एक बॉल की शक्ल में और उसकी सरफेस जो है वाटर रिपेलेंट हो जाएगी। जिस तरह ये पत्तों की सरफेस होती है, पत्ते जो हैं अगर आप कोई भी लें पत्ता, उसकी सरफेस से पानी डाल के देखें तो पत्ते की सरफेस जो है हाइड्रोफोबिक होती है, वो पानी एब्जॉर्ब नहीं होता उसके ऊपर। तो इस तरीके से है ना, ये सारे जो रिएक्शन हैं ये इसी तरीके से होते हैं और ये जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना ये केमिस्ट्री में, ये बड़े एप्लीकेबल होते हैं। और चूंकि टीचर जो हैं वो साथ अप्लाइड मिसालें नहीं देते हैं तो इसलिए वो बड़ी मुश्किल होती है स्टूडेंट को समझने में और स्टूडेंट समझते हैं कि ये शायद बहुत बड़ी ड्राई चीज़ें हैं और बड़ा हमें इसके ऊपर जो है ना मुश्किल हो रही है हमें समझना। तो समझ तब आती है जब अप्लाइड मिसाल दी है। जैसा मैंने अभी आपको मिसाल दी है, ये मॉलिक्यूल जो है इसमें आपने अल्काइल पार्ट लगा दिया, अब इसमें 2 Cl हैं बाकी हैं। अभी सिल्वर क्लोराइड के पार्ट के अंदर 2 Cl अभी बाकी हैं। अगर आप इसमें से एक Cl और उतार लें और वहां से यहाँ पर कोई और चीज इधर लगा दें तो कॉटन की सरफेस के ऊपर आप 2 चीजें बैक वक्त जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इस Cl की जगह पे मैं यहाँ पर कोई लगा दूं, एक मॉलिक्यूल ऐसा लगा दूं जो एंटी बैक्टीरियल हो, यहाँ पे Cl की जगह पर ऐसा मॉलिक्यूल लगा दिया जाए जो एंटी बैक्टीरियल, मैं इसको ए बी लिख देता हूँ। एंटी बैक्टीरियल मॉलिक्यूल यहाँ अटैच करना उसी तरीके से आसान है जिस तरह ये हमने अल्काइल अमीन ऐड की है। कोई एंटी बैक्टीरियल मॉलिक्यूल ले रहे हैं जिसके ऊपर अमाइनो ग्रुप हो, वो अमाइनो आराम से यहाँ रिएक्शन कर जाएगा। तो अब ये जो मॉलिक्यूल है ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 2 प्रॉपर्टीज हैं, इसमें वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी भी है और एंटी बैक्टीरियल भी है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को अगर आप फैब्रिक की सरफेस लगा देंगे तो उस फैब्रिक की सरफेस पर 2 प्रॉपर्टीज उसमें आ जाएंगी, वाटर रिपेलेंट भी होगा वो और साथ साथ वो एंटी बैक्टीरियल भी होगा। आपकी जिल्द की सरफेस को वो बैक्टीरिया से भी बचाएगा। तो इस तरीके से नए नए किस्मों के और बड़े बेहतरीन किस्मों के आप फैब्रिक तैयार करके उससे गारमेंट तैयार करें और दुनिया बना रही है उसको और वो उसको बड़े महंगे दामों फिर सेल करते हैं, ठीक है ना। और उसे कहते हैं फंक्शनल टेक्सटाइल्स या स्मार्ट टेक्सटाइल्स या वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स, वो नॉर्मल टेक्सटाइल से हटके होते हैं। हाँ जी, टेक्निकल टेक्सटाइल, शाबाश, बिल्कुल टेक्निकल टेक्सटाइल यही चीज़ है। टेक्निकल टेक्सटाइल में जो टेक्निकलिटी है वो यही होती है कि आप उसके ऊपर नए नए किस्मों के मॉलिक्यूल लगाकर उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। मतलब कट रेजिस्टेंट जो है टेक्सटाइल है, बुलेट प्रूफ टेक्सटाइल है, इस तरह फायर रेजिस्टेंट टेक्सटाइल है, इस तरह बेशुमार किस्मों की टेक्सटाइल जो हैं वो टेक्निकल टेक्सटाइल में फॉल करती हैं। और उन टेक्निकल टेक्सटाइल की जितनी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी उनकी परफॉर्मेंस मुख्तलिफ किस्मों की होती है, वो सारी केमिस्ट्री बेस्ड है सारी वो। इसलिए आप इन चीज़ों को ना इनको बड़ी अच्छी तरीके से समझें और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो जब आप वहाँ जाके वो इस तरह के रिएक्शन पढ़ेंगे और करेंगे तो इजीली फिर आप इनको आसानी से समझ जाएंगे और कर भी सकेंगे आसानी के साथ।
इस तरह अगर आप यहाँ पे, जहाँ मैंने ए बी लिखा है, इस जगह पे आप कोई यहाँ पे फायर रिटार्डेंट मालिक्यूल यहाँ पे लगा दें इस जगह पे, और फिर उसको आप अटैच कर दें कपड़े के साथ, क्योंकि अभी सीएल तो बाकी है ना यहाँ पे, ये सीएल अभी बाकी है रिएक्शन करने के लिए फैब्रिक के साथ, इसलिए ये रिएक्टिव है अभी भी। अगर आप इस सिनेरियो को ऐसे सारी क्लोरीन उतार दें फिर ये रिएक्टिव नहीं रहती। कम से कम एक सीएल अगर बाकी हो तो इट कैन रिएक्ट विद द कॉटन फैब्रिक। अब ये फायर रिटार्डेंट मालिक्यूल यहाँ लगा दिया, एक आपने वाटर रिपेलेंट लगा दिया, और उसके साथ इसको आप अटैच कर दें इस कॉटन फैब्रिक के साथ, इस सीएल के साथ इसने अटैच हो जाना है, ठीक है। और ये दो प्रॉपर्टीज आ जाएंगी फैब्रिक में, वाटर रिपेलेंट भी हो जाएगा और साथ साथ वो फायर प्रूफ हो जाएगा, फायर रिटार्डेंट फायर प्रूफ हो जाएगा। इस तरह ये बड़ी अजीब किस्मों की प्रॉपर्टीज वाले फैब्रिक आप तैयार कर सकते हैं। तो ये सारे रिएक्शन वही हैं जो अभी हमने पढ़े हैं ना, ये 4 रिएक्शन पढ़े हैं, इनकी मदद से आप आसानी के साथ ये कोई भी रिएक्शन कर सकते हैं। ये एलिमिनेशन है, रीअरेंजमेंट है, ये एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है, यही रिएक्शन होते हैं सारे, जितने भी रिएक्शन है सारे इन्हीं में से कोई ना कोई होता है। और इनकी जो केमिस्ट्री है वो डिपेंड करती है, ये 3 फैक्टर्स हैं जिन पर इसका निसार है, और बेसिकली वो पोलैरिटी होती है, और पोलैरिटी जो है उसमें एक साइड उसकी बॉन्ड की पॉजिटिव होती है और एक साइड उसकी नेगेटिव होती है। अब जो रीजेंट उसके ऊपर आप डालेंगे, उस रीजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो सबस्ट्रेट की नेगेटिव साइड पे जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो आपको स्लाइड नजर आ रही है इसमें क्या लिखा हुआ है, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो केमिकल रिएक्शन हमने पीछे 4 पढ़े हैं उन पर जो फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं वो ये हैं, ये 2-3 रिएक्शन है, ये पढ़ के हम खत्म करते हैं। तो ये हमने पीछे पढ़ा था, पहले हम पढ़ चुके हैं कि ये सी और सीएल का जो बॉन्ड है ये पोलर होता है या नॉन पोलर होता है? पोलर होता है सर। पोलर होता है, शाबाश। पोलर। और पोलर की रीजन क्या है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क होता है, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव एटम। हाँ, जो सीएल है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो शेयर्ड पेयर जो है वो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वहां पर ज्यादा रहता है, इसलिए हाइड्रोजन पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये हो गया ना पोलर, ये तो साबित है कि ये पोलर है। अब इस पोलर बॉन्ड का जो असर है ना वो नियर बाय जो बॉन्ड्स है ना उनके ऊपर होता है। उसने ये जो एडजेसेंट बॉन्ड है, जो हम साया वाला बॉन्ड है, ये नॉन पोलर था ये, ठीक है ना। लेकिन इस पोलर बॉन्ड की वजह से ये कार्बन होगी पार्शियल पॉजिटिव, तो अब इस ये जो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन है ये अब इलेक्ट्रॉन को खींचने की ज्यादा पावर रखती है, तो इसलिए ये साथ वाली जो कार्बन है उसके इलेक्ट्रॉनों को अपने पास खींच लेगी और यहाँ भी पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। यानी इस कार्बन कार्बन बॉन्ड में जो कि नॉन पोलर था, यहाँ भी पोलैरिटी प्रोड्यूस हो गई ड्यू टू दिस नियर बाई पोलर बॉन्ड। तो इस तरीके से ये जो पोलैरिटी यानी नियर बाई यानी पोलर बॉन्ड की वजह से जो प्रोड्यूस होती है, इसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन ए मॉलिक्यूल ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वन एटम देन द अदर। तो इस तरीके से ये जो ये बॉन्ड है ये ज्यादा पोलर है, यहाँ पे 2 एरो लगे हुए हैं। जो नेक्स्ट बॉन्ड है ये कम पोलर होगा, इसके बाद जो नया अगला बॉन्ड होगा वो और कम पोलर होगा। यानी इसका इस बॉन्ड का जो असर है वो ज्यादा ज्यादा 2 बॉन्ड तक जाता है और दूसरे बॉन्ड पर असर बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, जो नियर बाई बॉन्ड है उसके ऊपर ज्यादा होता है। तो इसलिए ये जो इफेक्ट है इसे हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। और अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो किसी जगह से इलेक्ट्रॉनों को अपने पास खींच ले, उसे हम कहते हैं नेगेटिव आई इफेक्ट, ठीक है। एटम्स या ग्रुप्स व्हिच ड्रा इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम कार्बन दे आर सेड टू हैव नेगेटिव आई इफेक्ट। क्योंकि मनफी का मतलब होता है कि उन्होंने कमी कर दी है, मनफी वो चीज होती है जिससे कमी हो जाती है। तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी कर देते हैं ये एटम जो हैं, जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं ये कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं, इसलिए ये माइनस आई इफेक्ट है।
और अगर ऐसे ग्रुप हों जो कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दें और कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ले आएं, तो ऐसे ग्रुप्स को हम कहते हैं दे हैव प्लस आई इफेक्ट। तो ये जो अल्काइल पार्ट्स हैं सिर्फ ये हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। इनकी वजह से किसी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। और जो ये ऑक्सीजन है, ये हैलोजेंस हैं, ये जो नाइट्रो ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप है, इस तरह के जो ग्रुप्स हैं ये कार्बन एटमों से इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं और कार्बन पर यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इसलिए इनका जो इफेक्ट है वो है माइनस आई और इन ग्रुप्स का जो इफेक्ट है ये है प्लस आई इफेक्ट। इस तरह इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का हो गया, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा है मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। तो इसको समझने के लिए आपको रेजोनेंस की समझ होनी चाहिए पहले कि रेजोनेंस क्या होती है। कोई बताएगा कि व्हाट इज रेजोनेंस? जब दो ऑब्जेक्ट्स की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए। भाई एम्पलीट्यूड का इंक्रीज है ना। नहीं, वो फिजिक्स में होता है। एम्पलीट्यूड का जो है ना वो फिजिक्स में है। जब दो वेव्स आपस में मिलती हैं तो वो अगर यानी ट्रफ जो है ट्रफ के साथ मिल रहा है और इस तरह आपस में वो मैच कर रही हैं तो वो एक दूसरे का असर बढ़ा देती हैं, उसको हम रेजोनेंस कहते हैं फिजिक्स में ना। तो केमिस्ट्री में भी ऐसे ही है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का फर्क है, ये मैं आपको बताता हूँ इसकी डिटेल थोड़ी सी। सर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के मिलने से कोई नया बॉन्ड बनना? डिफरेंट ये बेंजीन का मॉलिक्यूल जो है इसको हम लेते हैं ये समझाने के लिए। बेंजीन का मॉलिक्यूल जो है वो आपने पढ़ा हुआ है कि उसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं। ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है। तो बेंजीन के मॉलिक्यूल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो भी मैं बना रहा हूँ इसका और उसमें फ़र्क आपने ज़रा गौर करना है। हाँ जी, इन दोनों में क्या फ़र्क है? बॉन्ड ही अंदर बाहर होगा सर। पोजीशन के ऊपर है। जिस जगह डबल बॉन्ड है वहां पर सिंगल बॉन्ड है, ये फ़र्क है। इसका डबल बॉन्ड इन दो का है और इसका यहाँ पर है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल अपनी जगह पे ठीक हैं। और इसके अलावा बेंजीन के मॉलिक्यूल को हम यूं भी ज़ाहिर करते हैं, यानी डबल बॉन्ड जो है वो साथ साथ वाली 2 कार्बन के बनता है। डबल बॉन्ड जो है वो साथ साथ वाली 2 कार्बन के दरमियान बनता है। तो ये कार्बन और ये कार्बन जो है यहाँ दरमियान में कोई और एटम नहीं है, तो यहाँ भी इनके दरमियान बॉन्ड बन सकता है। सर रिंग भी बना सकते हैं अंदर। हाँ, ये देखें जिस तरह ये स्ट्रक्चर है पॉसिबल, इस तरह ये वाला भी पॉसिबल है, ये जो मैं अभी बना रहा हूँ ये। तो अब बेंजीन का असल स्ट्रक्चर क्या है, ये आपने एफएससी में वहाँ पढ़ा था कि वो इन 5 स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड है, वो रेजोनेंस हाइब्रिड। इसमें अब ये वाला जो 2 मॉलिक्यूल हैं ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स ओरिजिनल मॉलिक्यूल और इनकी कंट्रीब्यूशन ज़रा कम है। और असल स्ट्रक्चर किस तरह का होता है वो हम शो करते हैं कि वो एक सैंडविच स्ट्रक्चर बनता है जो कि जिसके ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब ये जो रेड में बना रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। ये इस तरीके से यानी ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऊपर पूरा क्लाउड बनाया होता है इन्होंने। बेंजीन की जो रिंग है कार्बन एटमों की वो रिंग दरमियान में होती है और पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड जो है वो ऊपर और नीचे उसने उसको सैंडविच किया होता है। तो इस तरीके से ये जो असल मॉलिक्यूल है ये जाहिर करने के लिए हम ये मुख्तलिफ ये स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और इसको हम रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट जब होगा तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा ये वाला। इस तरह ये मॉलिक्यूल ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये शिफ्ट इसलिए हो जाता है कि साथ वाली कार्बन जो है ना वो सारे के सारी sp2 हाइब्रिडाइज होती हैं और हर कार्बन के ऊपर एक अनहाइब्रिडाइज्ड भी ऑर्बिटल होता है।
तो पी ऑर्बिटल जो है वो यहाँ पर भी अवेलेबल है, इधर भी अवेलेबल है, यहाँ भी अवेलेबल है, और हर कार्बन के ऊपर पी ऑर्बिटल अवेलेबल है। ये हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था। तो जब हर कार्बन के ऊपर एक एक पी ऑर्बिटल मौजूद है और आपस में पैरेलल हैं, जब इन दो कार्बन के पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे और पाई बॉन्ड बनाएंगे तो इनके भी तो दो आपस में पैरेलल है ना, वो वही कंडीशन यहाँ भी पूरी हो रही है, तो इसलिए वो इक्वली इधर भी वो बना सकते हैं। तो इस तरह वो असल में 6 के 6 ऑर्बिटल जो है ना वो आपस में पैरेलल होते हैं और सारे ही आपस में ओवरलैप करके इस तरह का जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो बना लेते हैं। तो इसे हम कहते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से बाज़ औक़ात पोलैरिटी भी चेंज हो जाती है, ये भी हम अभी मिसाल में पढ़ते हैं जाके। तो रेजोनेंस के मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया है, आप इसको ज़रूर थोड़ा सा ना FSC वाली बुक भी देखें और उसके अलावा भी मुख्तलिफ जो नेट पे अवेलेबल हैं चीज़ें उनको आप देखें तो आपको बड़ी इजीली समझ आ जाएगी इसकी। मीज़ोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। मीज़ोमेरिक इफेक्ट का मतलब है कि मीज़ोमेरिक इफेक्ट या एम इफेक्ट रेफर्स टू द पोलैरिटी produced in a molecule as a result of interaction between two pi bonds or a pi bond and a lone pair of electron. It is transmitted along a chain just like inductive effect. The decrease in electron density at one position accompanied by a corresponding increase at the another position in conjugated compounds is called resonance effect. ये भी डेफिनेशन में मैं बाद में दोबारा फिर आता हूँ। अब ये पहले एग्जांपल देखें आप। ये कौन सा मॉलिक्यूल है? यस, इट इज ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन है और ब्रोमीन का एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है और इसके पास 3 लोन पेयर हैं। ब्रोमीन के ऊपर 3 लोन पेयर मौजूद हैं। अच्छा, अब ये जो लोन पेयर हैं ये आगे शिफ्ट हो सकते हैं और इनसे पाई बॉन्ड बन सकता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये जो लोन पेयर है ये इस कार्बन और इस ब्रोमीन में शिफ्ट होकर एक बॉन्ड यहाँ नया बन जाएगा, और जब ये नया बॉन्ड बनेगा तो इसको भी अगर हम बना रहने दें और इस डबल बॉन्ड को भी बना रहने दें तो फिर इसके कार्बन के बॉन्ड 5 हो जाएंगे। तो कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं बन सकते। अगर ये बॉन्ड बनेगा तो यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा और उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन के ऊपर। इस तरह ये जो कार्बन है इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आगे शिफ्ट होता रहेगा। इसके ये यहाँ एक शिफ्ट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड बना हुआ था पहले ये यहाँ पर शिफ्ट होकर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह फिर इन टर्न अगली टर्न में ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और पहले से बना हुआ जो डबल बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस कार्बन के ऊपर जो है ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो हैलोजन है इसने प्रैक्टिकली क्या किया कि अपना ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पे शेयर करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर शिफ्ट कर दी है, और बेंजीन रिंग के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया है और हैलोजन के ऊपर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया है। तो ये है मीज़ोमेरिक इफेक्ट जिसमें हमने ये पढ़ा था कि डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वन पोजीशन accompanied by a corresponding increase at another position in conjugated compounds. Conjugated compounds वो होते हैं जिसमें अल्टरनेटिवली सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। एक बॉन्ड सिंगल है, अगला बॉन्ड डबल है, फिर अगला बॉन्ड सिंगल है, फिर अगला बॉन्ड डबल है। तो बिलतरतीब सिंगल डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को हम कहते हैं conjugated compounds. तो इट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। अब यहाँ पे आप देख लें कि ये डबल सिंगल बॉन्ड था, यहाँ डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, इस तरह ये conjugated कंपाउंड है। और इसमें एक जगह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, और दूसरी जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गई, और दिस इज ऑल ड्यू टू रेजोनेंस। यही रेजोनेंस है जो मैंने आपको बेंजीन की मिसाल दी थी कि बेंजीन में जो एक जगह डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड पर शिफ्ट हो जाता है, और उस तरह ये इंटर्न शिफ्ट होकर कुल 5 मालिक्यूल बनते हैं इस तरह के, और जो ओवरऑल मालिक्यूल है वो इन सब का रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो इस तरह ये जो 4 मालिक्यूल आपको नजर आ रहे हैं इनका जो असल मालिक्यूल है वो इनका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, और उसमें हाइड्रोजन पर थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और बेंजीन रिंग के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो एक जगह कम हो गई और एक जगह बढ़ गई। तो इसमें हाइड्रोजन ने क्या काम किया, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई है बेंजीन रिंग पर। तो इस तरह
कोई भी ग्रुप जो बेंजीन रिंग पर या किसी भी जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने का सबब बने तो हम कहते हैं कि दैट विल हैव प्लस एम इफेक्ट। प्लस का मतलब होता है इंक्रीज करना। तो इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज की है तो इसका मुस्बत मेसोमेरिक इफेक्ट है। और जो ग्रुप ऐसा हो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किसी जगह से अपने पास खींच ले, वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दे, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा माइनस एम इफेक्ट। ये है माइनस एम इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप। जो नाइट्रो ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास खींच लेता है और उस सबस्ट्रेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। जिस तरह यहाँ पे देखें कि ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा O के ऊपर और O के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और बाद में ये जो ये वाला डबल बॉन्ड है इसका पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस C के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये C जो है इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस C पर पॉजिटिव चार्ज और इस N के ऊपर पहले से पॉजिटिव चार्ज है। ये नया नहीं बना, नया जो है सिर्फ ये वाला बना है। ठीक है, तो ये जो N है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है? कोई बताएगा मुझे? कोई एनीवन? इस N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है? सही, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए ना। 4 बॉन्ड बने हुए। शाबाश जी। चार जब भी नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड होंगे तो हमेशा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड नहीं बन सकते, कभी भी 4 बन सकते हैं। नॉर्मली इसके 3 बॉन्ड होते हैं। तो ये आप लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ इस N के पहले से चार्ज एक लोन पे आता है इस पे नाइट्रोजन पे। हाँ, लोन पेयर उस वक्त होता है जब नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बने हुए हों। जब नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बने हों तो फिर लोन पेयर मौजूद होता है और वो लोन पेयर जब इस्तेमाल हो जाए बॉन्ड बनाने में तो चौथा बॉन्ड बन जाता है और फिर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से अगर नाइट्रो ग्रुप जो है बेंजीन पर लगा हुआ हो तो बेंजीन पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बेंजीन की है वो NO2 की तरफ शिफ्ट हो जाती है और बेंजीन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और NO2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हैं वो ग्रुप्स जिनका प्लस M और माइनस M इफेक्ट है। तो जिन ग्रुप्स के ऊपर ये लोन पेयर्स होते हैं दे हैव प्लस M इफेक्ट। ये हाइड्रोजन जो है इनके ऊपर एक बॉन्ड बनाने के बाद 3 लोन पेयर होते हैं, क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो या आयोडीन हो। तो इस तरह NH2 यहाँ पे ग्रुप है ये और इस यहाँ पे 3 बॉन्ड नाइट्रोजन के बने हुए हैं और इसके ऊपर एक लोन पेयर है, इसलिए इसका भी प्लस M इफेक्ट है। और ये सब्स्टिट्यूटेड अमाइनो ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन की बजाय कोई अल्काइल पार्ट लगे हुए हैं और यहाँ भी नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड हैं इसलिए यहाँ पर लोन पेयर मौजूद है। तो ये लोन पेयर जो है ये डोनेट करके प्लस M इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका जो OH ग्रुप होता है इसमें भी ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड जब बने होते हैं तो ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं। नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर होता है और ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं। तो इसमें से एक लोन पेयर जो है ये किसी और जगह शिफ्ट हो सकता है या एक नया बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। तो इसलिए OH ग्रुप भी ऐसा है जिसका प्लस M इफेक्ट है। और ये है अल्कोक्सी ग्रुप है, इसमें H की जगह पर यहाँ कोई अल्काइल पार्ट है जिस तरह मिथॉक्सी है या इथॉक्सी है या कोई प्रोपॉक्सी है, कोई भी अल्कोक्सी ग्रुप है तो इसका भी प्लस M इफेक्ट होता है। और ये ग्रुप कौन सा है? ये एस्टर ग्रुप है ये। तो इसके ऊपर भी ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर लोन पेयर हैं तो ये भी प्लस M इफेक्ट रखता है। अब ये जो ग्रुप्स हैं ये सारे के सारे इनका माइनस M इफेक्ट है। जिस तरह आपने नाइट्रो का पीछे देखा है तो नाइट्रो ग्रुप, सायानो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इस तरह ये एस्टर ग्रुप है, ये अमाइड ग्रुप है, ये फॉर्माइल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है और ये कौन सा ग्रुप है बोला? ये एसिटाइल ग्रुप जिस तरह होता है ना, ये वो वाला ग्रुप है और ये भी सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है। तो ये सारे ग्रुप जो हैं दे हैव माइनस M इफेक्ट एंड दे डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट अदर प्लेसेस। दूसरी जगह है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो ये आखिरी डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और ये जिस तरह आप जानते हैं कि आपने लंदन फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, तो याद है लंदन फोर्सेस क्या होती हैं? यस सर, वीक फोर्सेस। लंदन फोर्सेस ये होती हैं कि अगर एक एटम जो है वो न्यूट्रल एटम है तो बाज़ औक़ात इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट करते हुए
सारे के सारे एक साइड पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से एटम की जो एक साइड है उस पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरी साइड पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे होते हैं, वो एक जगह साकन नहीं होते। वो मुमकिन है कि एक लम्हे के लिए वो एक साइड पे हो जाए सारे के सारे, और ये सारी एक लम्हे के लिए होता है, अगले लम्हे फिर वो दूसरी जगह चले जाए। लेकिन जिस लम्हे वो एक साइड पर हैं उस वक्त वहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। और अब ये जो पोलर एटम है ये जब दूसरे न्यूट्रल एटम के करीब होगा तो उसके जो पोलर एटम का जो नेगेटिव पार्ट है ये दूसरे एटम न्यूट्रल एटम की पॉजिटिव न्यूक्लियस को अपने पास खींच लेगा। तो इस तरह दूसरा जो एटम है वो भी पोलर हो जाता है। तो इस तरह हम इसे कहते हैं इंड्यूस्ड पोलैरिटी। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये जो ये ई लिखा हुआ है ना, ये है इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल जब इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल को अप्रोच करेगा तो जब करीब पहुंचेगा तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपने पास खींच लेगा, ठीक है ना। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और बाज़ का तो टोटली शिफ्ट हो जाते हैं। इस तरह बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये किस वजह से हुआ? ड्यू टू दिस अप्रोचिंग इलेक्ट्रोफाइल। ये रीजेंट है, इसने रिएक्शन करना है। जब ये सबस्टेट के पास अप्रोच करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा कर देगा ड्यू टू इट्स पॉजिटिव चार्ज। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट रेफर्स टू द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन ए मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड एज इट इज अप्रोच्ड बाय ए रिएजेंट। जब कोई रिएजेंट जो है लिखा वो इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल वो रिएजेंट होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। अगर नेगेटिव चार्ज वाला रिएजेंट यहाँ अप्रोच करेगा बी के ऊपर तो वो क्या करेगा? फिर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल कर देगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ जाएगी यहाँ इसके ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा ना, जो न्यूक्लियोफाइल है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। जब वो यहाँ आएगा तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों को रिपेल कर देगा, वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फिर इधर आ जाएंगे ए के ऊपर और बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये जब यहाँ अप्रोच करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट कर लेगा और इस तरह बी पर इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है और यहाँ पर नीचे स्पेसिफिक एग्जांपल है। ए और बी की जगह पर कार्बन एटम लिखे हुए हैं। तो कार्बन एटमों के दरमियान यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस सी के ऊपर आ जाएंगे जब ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अप्रोच करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हुई है ये ड्यू टू दिस अप्रोचिंग रिएजेंट। तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट रेफर्स टू द पोलैरिटी प्रोड्यूस इन ए मल्टीपल बॉन्ड। हालांकि वो मल्टीपल बॉन्ड जो था वो नॉन पोलर था, यानी ओरिजिनली इब्तदाई तौर पर वो मल्टीपल बॉन्ड था जो वो नॉन पोलर था और उसमें पोलैरिटी प्रोड्यूस कर दी है ड्यू टू दिस अप्रोचिंग रीजन। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। कोई सवाल किसी के जहन में हो तो पूछ लें, शाबाश टाइम है मेरे पास। कोई सवाल करना चाहें, कोई चीज़ दोबारा समझना चाहें, या कोई पहले हमने जो पढ़ा था उसमें कोई चीज़ पूछनी हो। नॉमेनक्लेचर हमने पहले पढ़ा था, उसके लिए मैंने आपको एक्सरसाइज भेजी थी, उम्मीद है आपने की होंगी। तो मैंने तो ये कहा था कि उसके अलावा भी आपने करना है, वो तो मैंने तो चंद एक मिसालें आपके लिए भेजी थी और आप, मुझे उम्मीद है कि आपने मज़ीद भी इसी तरह की ढूंढ के कोई एक्सरसाइजेस की होंगी। कोई सवाल है तो पूछिए शाबाश। नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर अल्लाह हाफिज़। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम।